नमस्कार दोस्तों। हाल ही में यूएन समर्थित एक वैज्ञानिक पैनल की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि 2066 तक ओजोन छिद्र पूरी तरह से भर जाएगा। अर्थात ओजोन की जो स्थिति है वो 1980 से पहले की स्थिति में आ जाएगी। तो इसमें आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कि ओजोन होल है क्या, इसके संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए गए हैं और वो उपाय क्यों सफल हो गए हैं, और इन उपायों का ग्लोबल वार्मिंग पर क्या प्रभाव पड़ा है। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या इस अप्रोच को क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में अपनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओजोन छिद्र है क्या। देखिए, ओजोन छिद्र उस स्थिति को कहते हैं जब ओजोन की सांद्रता 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाए। डॉप्सन यूनिट ओजोन को मापने की इकाई है। अगर ओजोन की सांद्रता इससे कम हो जाए तो उसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। अर्थात ओजोन की परत बहुत पतली हो जाए तो वो ओजोन छिद्र की स्थिति कहलाती है। तो अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे लास्ट में जो ओजोन छिद्र रिकवर होगा या ओजोन छिद्र जहां पर सही होगा वो जगह है अंटार्कटिका। वहां पर 2066 तक ओजोन छिद्र रिकवर हो पाएगा। आर्कटिक में ये 2045 तक ही रिकवर हो जाएगा और बाकी शेष भागों में विश्व के 2040 तक ये अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। अर्थात इसको देखा जाए तो 1980 के दशक में जाकर इस बात पर चर्चा शुरू हुई थी कि ओजोन की सांद्रता बहुत कम होती जा रही है, ओजोन की मात्रा कम होती जा रही है, जिसे ओजोन छिद्र कहा गया। तो अब प्रयास ये किया जा रहा है कि ओजोन संरक्षण के प्रयासों के माध्यम से कि ओजोन की स्थिति 1980 से पहले की हो जाए। तो और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास इस संदर्भ में किया गया था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था। देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही सक्सेसफुल रहा है इस क्षेत्र में। ये 1989 में हुआ था। तो 1989 में ये लागू हुआ था 1987 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1989 में। तो देखो 1989 में ये लागू हुआ, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या रही कि इसमें जितने भी उत्पादों को प्रतिबंधित किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत, उनमें से 99% का अब यूज नहीं हो रहा है। बहुत ही सफल रहा है ये। तो इसमें हुआ क्या, देखो इसको एक वन बाय वन देखते हैं कि 1987 में ये हुआ, 1989 में ये लागू हुआ। तो इसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, इस तरह के जो पदार्थ थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। इन पदार्थों को बोला जाता है ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, अर्थात हिंदी में इसे कहें ओजोन क्षरणकारी पदार्थ। तो ये ओजोन क्षरणकारी पदार्थ थे, ये ओजोन का विनाश करते थे। इसका प्रोसेस क्या है, अगर मान लो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो इससे क्लोरीन मुक्त होता है। जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो क्लोरीन मुक्त होता है। ये क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्शन करके ClO और O2 का निर्माण करता है, और ये ClO फिर से ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और वापस से क्लोरीन और 2O2 बनाता है। अर्थात इसने एक क्लोरीन का अणु तोड़ा, दो क्लोरीन का अणु तोड़ा और वापस से पुनः अपनी अवस्थिति क्लोरीन में आ गया। ये फिर से क्या करेगा, ओजोन को तोड़ना शुरू करेगा। तो एक क्लोरीन का अणु अनुमान लगाया जाता है कि लाखों ओजोन के अणुओं को तोड़ देता है। तो क्या किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि इन सभी उत्पादों को प्रतिबंधित किया गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, इन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया। और इसके बाद इसके विकल्प के रूप में लाया गया HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कुछ मात्रा में क्या कर रहा था, ओजोन का विनाश कर रहा था। हालांकि इनकी तुलना में ये कम था, हानिकारक था, लेकिन फिर भी कर रहा था। और फिर इसके विकल्प के रूप में लाया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ये एक ग्रीन हाउस गैस थी जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा था और ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। तो अंत में इसको कम करने के लिए, इसके ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को देखते हुए 2016 में किगाली अमेंडमेंट लाया गया, संशोधन लाया गया। किगाली अमेंडमेंट लाया गया 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। इसे बोला जाता है किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 2050 तक
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में या इसकी सांद्रता में 80 से लेकर 90% तक की कमी कर दी जाएगी। तो इससे जब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होगी, कम होगी। तो ये तो था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि ये ओजोन का जो छिद्र है, ओजोन छिद्र है, वो रिकवर होता जा रहा है, और ये संभावना है कि धीरे धीरे ओजोन अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएगी। लेकिन अब इसका एक जो और इस रिपोर्ट में बात कही गई है कि ओजोन संरक्षण के लिए जो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया, उसकी सफलता का कारण क्या है। देखो, वो सफल इसलिए रहा कि ये एक स्पेसिफिक सेक्टर से संबंधित है। ओजोन के क्षरण के लिए उत्तरदायी जो पदार्थ है वो कुछ ही इंडस्ट्रीज से संबंधित है, जैसे रेफ्रिजरेशन हुआ, एयर कंडीशनिंग हुई, इसके अलावा फर्नीचर इंडस्ट्री हुई, इसके अलावा जो आपका सौंदर्य प्रसाधन है उन वाले क्षेत्र में इनका यूज किया जाता था, ये जितने भी पदार्थ थे। तो कुछ ही सेक्टर जो थे वो इससे क्या होते थे, प्रभावित होते थे। तो और उनको क्या किया गया, उनको कुछ इंसेंटिव दिए गए ताकि क्या करें, वो इस स्थिति से उबर सके। तो जब इन पर प्रतिबंध लगाया गया तो उन्हें क्या किया गया, इंसेंटिव दिए गए ताकि वो इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल आए, और वो अब अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ भी गए। दूसरी जो बात थी कि इनके विकल्प मौजूद थे। इन जो ओडीएस थे, जो ओजोन के क्षरण करने वाले पदार्थ थे, इनको जब प्रतिबंधित किया तो इनके मार्केट में विकल्प मौजूद थे। हालांकि वो महंगे थे लेकिन मौजूद थे, तो उनको जब सहायता दी गई तो वो विकल्पों को अपना लिया गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, इन सबको जब हटाया गया तो HCFC आ गया, HCFC के बाद HFC आ गया। अब इसके आगे और भी विकल्प आते जा रहे हैं। तो विकल्प मौजूद थे, हालांकि वो महंगे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, कुछ ही सेक्टर इससे प्रभावित हो रहे थे, प्लस इनके विकल्प मौजूद होने के कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सफल हो पाया। और इससे संबंधित जो 99% जो इस तरह के क्या थे, केमिकल्स थे, उनको वो क्या कर दिया गया, अब यूज नहीं किया जाता है। तो अब देखते हैं, तो ये तो बात हुई आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, क्यों ये सफल हुआ, कैसे ये लागू हुआ। अब दूसरी बात जो इसके साथ निकल कर आती है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से क्या रिलेशन है। देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो केमिकल्स प्रतिबंधित किए गए हैं वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी काम करते हैं। जैसे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इन सब उत्पादों को प्रतिबंधित किया गया तो इनका ग्लोबल वार्मिंग पर भी प्रभाव पड़ा। और ये अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रभाव में 2050 तक हमने 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि को रोक लिया। अर्थात अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू ना करते तो 2050 तक 1.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर बढ़ जाता। अर्थात इसने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अपनी भूमिका निभाई है। किसने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने। क्योंकि बहुत सारी गैसेज ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत आ गई। और दूसरा, हाल ही में जो एक और जो उत्पाद हमने कौन सा जोड़ दिया, HFC, ये भी क्या है, एक बहुत ही पोटेंशियल या पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। इसकी ग्रीन हाउस गैस की जो संभाव्यता है, इसकी क्षमता है, वो CO2 की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से इसका क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग पर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला कि ये टेम्परेचर को कम करने में इसने योगदान दिया। अब एक बात जो लास्ट में निकल कर सामने आ रही है, कुछ लोग ये विकल्प देते हैं कि हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी अप्रोच को क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में भी अपना लेना चाहिए। अर्थात हमें सख्ती से सभी गैसेस को प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। जैसे CO2 के उत्सर्जन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, CH4 के उत्सर्जन को प्रतिबंधित करना चाहिए। अर्थात इस अप्रोच को हमें ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में अपनाना चाहिए। लेकिन लोग इसके समर्थन में नहीं है। इसका कारण क्या है, देखो क्लाइमेट चेंज के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है उत्तरदायी है, वो किसी एक सेक्टर स्पेसिफिक से नहीं है। जीवाश्मीय ईंधन का यूज हर सेक्टर में हो रहा है। आपको एनर्जी के लिए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवाश्मीय ईंधनों का यूज करोगे उससे ग्रीन हाउस गैस निकलेगी। CO2 का उत्सर्जन होना ही होना है। तो इसमें से यही है कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ना हो।
दूसरी बात वो क्या कहता है कि ये तो है ही है, इसके अलावा वो कहता है कि अगर हम ये सोचें कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो भी क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। कैसे? कि उनके उत्पादन में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, उनके ट्रांसपोर्टेशन में, उनको परिवहित करने में, ट्रांसपोर्टेशन में, इसके अलावा इनके क्या करने में, इनको संचालन में, ऑपरेशन में उनको संचालन करने में भी हमें क्या करना पड़ता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करना पड़ता है। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मीथेन का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, पशुपालन हो गया, इन सभी सेक्टर से भी क्या हो रहा है, मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है। तो इकोनॉमी का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ना हो। तो ये इकोनॉमी को मास लेवल पर, वृहद स्तर पर प्रभावित करते हैं। इसलिए इनको, इस अप्रोच को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की इस पर लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसका संबंध लोगों के लाइफस्टाइल से भी है। लोगों के जीवन का एक लाइफस्टाइल बन गया है ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करना। इसके अलावा और भी है, लोगों के बिहेवियर में ये आ गया है, लोगों की जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है। हम सब क्या करते हैं, ऐसे उत्पादों का यूज करते हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। तो इसलिए वो कहते हैं, इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अप्रोच को क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है बहुत ही जटिल मुद्दा है, इतना साधारण नहीं है और ना ही किसी एक सेक्टर से संबंधित है। इसलिए इस अप्रोच को पूरी तरह से यहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि इसके बहुत सारे बेनिफिट क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग उतनी नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए थी। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ना लागू होता तो टेम्परेचर और अभी 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता। और ये भी कहा गया है कि अगर किगाली भी अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर लेता है तो अभी भी 0.3 से लेकर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की वृद्धि को और रोका जा सकता है। एक्स्ट्रा रोकेगा 0.3 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि को। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मुद्दा था कि ओजोन होल है क्या, इसके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और मॉन्ट्रियल इतना क्यों सफल हो पाया और इसको हम क्यों नहीं लागू कर सकते क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।